हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल के चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, कि कैसे बल लगता है। तो साथियों, अब हमें यह समझना है कि इस बल को किसने दिया था। साथियों, इस बल को जो है आप पढ़ भी चुके हैं। साथियों, डच के भौतिक वैज्ञानिक कौन दिए थे साथियों? हैंस क्रिस्मन ओस्टर दिए थे। कौन दिया था साथियों? हैंस क्रिस्मन ओस्टर दिए थे। साथियों, इनके प्रयोग को आपने पढ़ा भी था। ये साथियों डच के वैज्ञानिक थे। अब इसके विपरीत में साथियों बात किया जाए, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रभाव को सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया साथियों? यही अध्ययन किया कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो साथियों, आपको इस प्रयोग को चित्र के माध्यम से समझाया गया। साथियों, यह एक स्टैंड है। इस स्टैंड को हमने एक धारावाही चालक से जोड़ रखा है। यह सिरा जो है बैटरी का धनात्मक है या ऋणात्मक है। साथियों, यह जो है कुंजी के है। जब साथियों कुंजी को ऑन करते हैं तो इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है। साथियों, इस चालकीय तार को हमने स्टैंड के एक सिरे से इस तरह लपेट रखा है और इसको एल्युमिनियम, जो कि चालकीय पदार्थ है, वह उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे से जोड़ते हुए स्टैंड की मदद से बैटरी के दूसरे सिरे से इस तरह जोड़ देते हैं साथियों, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसके पश्चात साथियों, हम एक ऐसा चुंबक लेंगे जो कि यू के आकार का होगा। इस चुंबक को साथियों इस छड़ के इस तरह के भाग में रखेंगे कि एक सिरा इस एल्युमिनियम के छड़ के ऊपर हो और दूसरा उसके नीचे हो। साथियों, इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाट और शायद सिरे के बीच में इस एल्युमिनियम की छड़ को रखेंगे। साथियों, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो हम देखते हैं कि इस एल्युमिनियम की छड़ के एक सिरे पर विक्षेप होता है। तो साथियों, यह विक्षेप कब होता है? जब इस वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि इस धारावाही चालक के कारण, इस चुंबकीय पदार्थ के प्रभाव के कारण इस एल्युमिनियम की छड़ पर एक बाहरी बल लग रहा है, जिसके कारण एक सिरा इसका विक्षेपित हो जाता है साथियों, यानी कि वह अपना स्थान को परिवर्तित कर देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आपको बताया जाए, जब बैटरी के इस सिरे को बदल दिया जाए, यानी कि साथियों पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दिया जाए और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया जाए, तो अब क्या होगा साथियों? अब क्या होगा? अब इस परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। जब साथियों धारा की दिशा बदल जाएगी तो हम क्या पाते हैं कि विक्षेप अब दूसरे सिरे पर होने लगेगा, जिसके विपरीत में पहले हुआ था। अब इससे यह पता चलता है कि चुंबकीय पदार्थ के कारण वैद्युत धारावाही चालक में एक बाहरी बल लगता है। तो साथियों, इस बाहरी बल को हम देखने की कोशिश करते हैं कि बाहरी बल कितना लगता है और कैसे होता है। तो साथियों, इस बाहरी बल को जो है सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था और उसको साथियों अपने बाएं हाथ के नियम से बताया था। इसलिए इस नियम को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो आइए साथियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, यदि आप सामने जैसे हम खड़े हैं ऐसे आप खड़े हो जाइए। जो इधर का हाथ है साथियों, यह बायां हाथ होगा। इस बाएं हाथ के नियम से ही समझेंगे कि बल कितना और कैसे लगता है। इस बल को साथियों सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था, इसलिए इस नियम को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं साथियों? फ्लेमिंग
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। साथियों, अपने बाएं हाथ को फ्लेमिंग जी ने लिया और उसको इस तरह कर दिया कि साथियों अंगूठा इस तर्जनी के लंबवत हो और यह तर्जनी जो है मध्यमा उंगली के लंबवत हो। तो साथियों, अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है, पहले तो इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, यदि मान लें कि फ्लेमिंग ने अपने हाथ को ऐसे बनाया होगा, जिसको साथियों हम इस चित्र के माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप इसके पश्चात इसको बनाया होगा और उसके पश्चात साथियों यह जो उंगली है यह जो है बाहर की तरफ निकली है साथियों, इसको बाहर की तरफ ऐसे बताया होगा और उसके पश्चात जो दो उंगलियां हैं वह जो है ऐसे मोड़ रखा है। अब उसके पश्चात साथियों हम मान लेते हैं कि यह उनके बाएं हाथ को बना दिया गया। यह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको बता रहे हैं ये अंगूठा है और ये क्या है साथियों, तर्जनी उंगली है और ये जो है मध्यमा उंगली है। तो आपको बताया जाए साथियों, यह जो मध्यमा उंगली है यह बताती है किसको साथियों, वैद्युत धारा को बताता है साथियों। और यह जो तर्जनी उंगली है साथियों यह जो है बताता है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है साथियों। यह जो अंगूठा है यह उस बल को बताता है साथियों जो कि इस प्रयोग में हमें ज्ञात हुआ था। तो साथियों इस बल की दिशा को अंगूठा बताता है। तो साथियों इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को और हाथ की उंगलियों को इस चित्र के अनुसार बना लें। तो साथियों इस चित्र को के अनुसार अगर बनाया जाएगा तो क्या होगा साथियों, यह कुछ इस तरह बनेगा। तो साथियों आप इस फिगर को इस चित्र के माध्यम से न समझ पाए हो तो आप इसको इस उंगली के माध्यम से समझिए। साथियों यह जो है मध्यमा उंगली है, यह तर्जनी उंगली है और यह अंगूठा है। साथियों यह जो बीच वाली उंगली है इसको माध्यमा कहते हैं। यह साथियों वैद्युत धारा को बताता है। साथियों अगर मान लें वैद्युत धारा इस दिशा में है तो जब धारा इस दिशा में होगी साथियों तो उस परिपथ में जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा लंबवत ऊपर की तरफ होगी और साथियों जो उस चुंबकीय बल के अतिरिक्त बल लगेगा वह जो है साथियों वह बाहर इधर की तरफ लगेगा। अब साथियों अगर हम वैद्युत धारा की दिशा को बदल दें, मान लें वैद्युत धारा की दिशा इधर है तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, वैद्युत धारा इधर रहेगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और लगने वाले बल की दिशा साथियों इधर होगी। साथियों इस तरह जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और वह क्षेत्र में लगने वाला बल की दिशा क्या है। तो साथियों यह इम्पॉर्टेंट रीडिंग थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो साथियों इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपको बताया जाए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत धारा पर जो बल लगता था, इस बल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो साथियों इस बल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं साथियों, इसका उपयोग भी हम लोग समझ लेते हैं। साथियों इसका उपयोग जो है सबसे पहले हम वैद्युत मोटर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं साथियों, वैद्युत मोटर में करते हैं। इसके अलावा जो है हम किस में करते हैं साथियों, विद्युत जनित्र में करते हैं। कहाँ पर करते हैं साथियों, विद्युत जनित्र में करते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग नाम सुने होंगे माइक्रोफोन का। किसका नाम साथियों, माइक्रोफोन का। इसको साथियों हम लोग माइक्रोफोन में भी करते हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो है वैद्युत मोटर में किस तरह कार्य करता है, इसका उपयोग। तो साथियों पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं विद्युत मोटर क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे उसमें होता है। साथियों विद्युत मोटर के इस चित्र को पहले तो आप समझ लेते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है। तो साथियों पहले तो यह समझना जरूरी है कि विद्युत मोटर क्या है। तो साथियों विद्युत मोटर जो है एक उपकरण है और यह कैसा उपकरण है साथियों, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
तो साथियों 1 नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है। तो साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है। तो साथियों इस कार्य को पढ़ने के लिए अगर हम मान लें कि यह चुंबक का नॉर्थ सिरा है और यह जो है चुंबक का साउथ सिरा है, यह बहुत ही शक्तिशाली है साथियों। इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी की चालकी पदार्थ के तार की मदद से इसको के कुंजी मानते हुए बैटरी मानते हुए इसको साथियों हम ऐसे जोड़ देते हैं। यह साथियों हिस्से जो बने हैं इसको जो है ब्रश भी बोलते हैं। जब साथियों यह क्या है साथियों, मान लेते हैं कि यह डाट डाट करके या इस मध्य भाग से ऐसे जुड़ा है। तो साथियों अब क्या करते हैं, जब इस बैटरी में से धारा प्रवाहित की जाती है साथियों, यह धारा इस परिपथ से आती है, वह ए से बी से सी से डी से होते हुए बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। साथियों यहाँ पर जो है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यह जो है 4 वैद्युत सिराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक सिरे को साथियों हम यहाँ पर ए बी मानते हैं, ये पहला सिरा हो गया। दूसरे सिरे को साथियों बी सी मानते हैं और तीसरे सिरे को साथियों सी डी मानते हैं और चौथे सिरे को यहाँ पर ए डी मान लेते हैं। तो साथियों यह जो चौथा सिरा है और दूसरा सिरा है साथियों, जब वैद्युत धारा इसे प्रवाहित की जाती है इस चुंबकीय क्षेत्र में साथियों, तो साथियों यह चुंबकीय क्षेत्र पहले समझ लीजिए कहाँ से उत्पन्न हुआ। यह सिरा है, यह साउथ सिरा है साथियों। ये दोनों के बीच में क्या होगा साथियों, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित की जाती है साथियों, तो इस दूसरे और चौथे सिरे पर इस चुंबकीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन साथियों इस पहले सिरे पर और तीसरे सिरे पर साथियों चुंबकीय बल का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण साथियों अगर इस बल पर देखा जाए तो ए बी सिरे पर एक ऐसा बल लगता है जिससे ए बी सिरा विक्षेपित होता है। ठीक उसी समय जो यह सिरा है साथियों इस पर भी बल लगता है, लेकिन ए बी सिरा और सी डी के सिरे पर जो लगने वाला ये बल है उस बल की दिशा साथियों क्या होती है, विपरीत होती है। इस विपरीत होने के कारण साथियों यह पहला सिरा इस दूसरे सिरे पर की तरफ बल लगता है या इधर गति करने की कोशिश करेगा, और यह जो तीसरा सिरा है साथियों इस बल के कारण या यंग सिरे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो साथियों इस बल के कारण यह जो ए बी सी डी हिस्सा है साथियों, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। इस आर्मेचर में एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल के कारण साथियों या इस चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दूरी पर क्या है साथियों घूमने लगती है। यह बल जब तक लगता है, यानी कि साथियों जब तक इस वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तब तक बाहरी बल लगता है, और इस बाहरी बल के कारण साथियों यह आर्मेचर इसी चुंबकीय क्षेत्र में कंटिन्यू घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है। तो साथियों इस प्रकार यह जो है काम करना शुरू कर देता है। इस युक्त को ही विद्युत मोटर कहा जाता है। अब साथियों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको पहले समझ लिया जाए। तो साथियों इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों इसका उपयोग जो है आप बिजली के जो पंखा होता है साथियों, जो आप लोग साधारण फैन प्रयोग करते हैं, इस फैन में जो एक विद्युत मोटर लगा होता है उस मोटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग साथियों विद्युत मोटर में करते हैं और साथियों विद्युत जनित्र में भी करते हैं। साथियों विद्युत जनित्र में भी करते हैं। इसके अलावा साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाए, आप लोग वॉशिंग मशीन सुने होंगे, वॉशिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग
मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है साथियों, क्योंकि जो CPU होता है उसमें भी मोटर लगा होता है, उस मोटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यदि आप सोचें तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता चल रही है साथियों, आप इस विद्युत मोटर को समझिए जो कि पंखे में लगा होता है। तो साथियों जो बिजली का पंखा होता है उस पंखे में जो मोटर लगा होता है उसमें को जिसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं, इस मोटर में यह बिल्कुल इसी पर आधारित होता है। साथियों अब यह हमारे मन में प्रश्न आता है कि विद्युत मोटर में चुंबक कहाँ लगा होता है। तो साथियों आपको हम बताया जाए कि वहाँ पर कोई प्राकृतिक चुंबक नहीं होता है, वहाँ पर कृत्रिम चुंबक उत्पन्न किया जाता है। कैसे उत्पन्न किया जाता है साथियों, उस विद्युत मोटर के आर्मेचर के चारों तरफ एक कुंडली बनाई जाती है साथियों चालकीय पदार्थ की। उस चालकीय पदार्थ में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण साथियों यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तब तक यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आपको बताया जाए यह जो आर्मेचर होता है, यह आर्मेचर किस चीज़ का बना होता है। तो साथियों यह आर्मेचर जो है नर्म लोहे का बना होता है। इस नर्म लोहे पर जब विद्युत चालकीय पदार्थ के तार को लपेट देते हैं तो यह आर्मेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें साथियों नर्म लोहे जो होते हैं उनको क्रोड बोला जाता है। इस क्रोड पर जो है लपेटे जाते हैं इस धारावाही चालक को। अब इसके अलावा बता दिया जाए साथियों जो आर्मेचर होता है यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस साथियों अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत मोटर किस प्रकार कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अब अगले क्लास में हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत जनित्र कैसे काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय बाय। तब तक आप इस टॉपिक को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए।